दिवाली की रात थी, पर जंगल की इस गहराई में पटाखों की गूंज या शहर की जगमगाती रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। ये अमावस्या की रात थी, काली, घनी और रहस्यों से लिपटी हुई। कार की हेडलाइट की पीली रोशनी में राघव अपनी कार को एक सुनसान पगडंडी पर रोक चुका था। उसने बूट से एक फावड़ा निकाला और एक जगह मिट्टी को तेजी से खोदना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर से डर और आशंका की वजह से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। वो बार बार इधर उधर देख रहा था। उसे डर था कि कोई उसे देख न ले। राघव का ये काम किसी चोरी या अपराध से कम नहीं था। बॉक्स निकाला। कुछ देर खोदने के बाद उसने एक भारी कपड़े में लिपटी हुई चीज निकाली और उसने मिट्टी को वापस भर दिया और पैरों से अच्छी तरह दबाया ताकि कोई निशान ना बचे। राघव ने घड़ी में समय देखा तो 11 बज रहे थे। राघव ने राहत की सांस ली। उसका काम पूरा हो चुका था और उसने फावड़ा कार में फेंका और तेजी से कार निकालकर जंगल से निकल गया। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर भयानक आकृतियां बना रही थीं। अचानक कार की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक लंबी सफेद कपड़े पहने लड़की की आकृति दिखाई दी। ये इतनी अचानक हुआ कि राघव को सोचने का मौका नहीं मिला। कार सड़क से उतरकर झाड़ियों में घुस गई और एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। राघव सदमे में बाहर निकला। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। जहां वो लड़की अभी कुछ सेकंड पहले खड़ी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क खाली और अंधेरी थी। उसने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन केवल कर्र कर्र की आवाज करके शांत हो गया। तभी अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से अजीब और विकृत ध्वनियां आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसाहट और उसके बीच किसी महिला के कराहने की धीमी लंबी आवाज। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झट से रेडियो बंद किया और उस जगह से दूर पैदल चलने का फैसला किया। वो घने जंगल के किनारे किनारे चलता रहा। करीब आधे घंटे बाद उसे दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। एक टूटी फूटी अकेली झोंपड़ी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से दरवाजा खुला और सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हल्की रोशनी में चमक रही थीं। कौन है आप इतनी रात को इस जंगली इलाके में? लड़की ने पूछा। राघव ने जल्दी से अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे उसकी कार खराब हो गई। लड़की ने बिना कोई सवाल किए उसे रात के लिए रुकने की पनाह दे दी। उसका नाम जिया था। राघव जिया की सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि कुछ देर के लिए अपना डर भूल गया। झोंपड़ी के अंदर दिए जल रहे थे और माहौल में एक अजीब सी गर्मी थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, राघव ने जिया से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वो अपनी परेशानी भूलकर उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। जिया ने एक संदिग्ध मुस्कान के साथ हल्की फुल्की बातचीत में उसका साथ दिया। ठीक तभी झोंपड़ी में जल रहे दियों की लौ अचानक तेज हो गई और तेजी से झूलने लगी। घड़ी में 12 बज चुके थे। जैसे ही घड़ी की सुइयां मिली, राघव की नजर झोंपड़ी के कोने पर पड़ी। दिए की झूलती लौ की रोशनी में उसे वहां एक काली ऊंची परछाई दिखाई दी, मानव आकार की, लेकिन धुंधली और भयानक। राघव का मुंह खुला रह गया। उसका सारा फ्लर्ट, सारी हिम्मत एक पल में गायब हो गई। परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई। वो क्या था? राघव ने हांफते हुए पूछा। डर गए राघव? जिया ने पूछा। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा भारी और गूंजती हुई थी। उसके चेहरे पर अब वह सादगी नहीं थी, बल्कि एक गहरी ठंडी मुस्कान थी। राघव पीछे हटा। तुम कौन हो? जिया अचानक से जोर से हंसी, एक कड़वी और तीखी हंसी। तुमने अभी अभी जिसे जमीन में गाड़ा है वो तुम्हें ढूंढ रही है। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन जिया ने एक ही झटके में उसके हाथ को पकड़ लिया। जिया का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ लोहे सी मजबूत थी। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो राघव? तुम मेरे लिए दिवाली का सबसे खास तोहफा हो। और वैसे भी बाहर कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? माया? माया का नाम सुनते ही
राघव के होश उड़ गए। उसने अपनी पत्नी माया का कत्ल किया था। माया उससे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन राघव की नजर उसकी संपत्ति पर थी। उसने धीरे धीरे माया को जहर देना शुरू कर दिया था। जब माया को पता चला कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, तो उसने राघव से बदला लेने का फैसला किया। वो एक तांत्रिक के पास गई ताकि अपनी आत्मा को जागृत करके राघव से बदला ले सके। राघव ने ये बात जान ली। उसने जंगल में उस रात माया और तांत्रिक पर हमला किया, दोनों की हत्या की और उनकी लाशों को वहीं जंगल में गाड़ दिया। उसने सोचा था कि वो बच गया, लेकिन राघव को ये पता नहीं था कि माया की बदला लेने वाली आत्मा उस रस्म के बीच में ही जागृत हो चुकी थी। तुम झूठ बोल रही हो। राघव चीखा। जिया ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखें अब लाल शोलों की तरह जल रही थीं। मैं जिया नहीं हूँ राघव। उसने धीमी भयानक आवाज में कहा, मैं वो आत्मा हूँ जिसे तुम्हारे घिनौने लालच ने जगाया है। मैं वो हूँ जो माया ने तुम्हें फंसाने के लिए बुलाई थी, ताकि तुम्हारी कार खराब हो जाए और तुम यहाँ पहुँचो। तुमने तुम्हारे पत्नी और तांत्रिक को जमीन में गाड़ा राघव। तुमने सोचा कि ये तुम्हारी विजय की दिवाली होगी? नहीं, ये तुम्हारे पापों का हिसाब है। जिया की आत्मा की आकृति तेजी से बड़ी होने लगी। उसके सुंदर चेहरे पर भयानक दरारें उभर आईं और उसकी पोशाक सफेद कफन में बदल गई। उसने राघव को पकड़कर जोर से झोंपड़ी के बीचों बीच फेंक दिया। तभी झोंपड़ी के दरवाजे पर अब माया की परछाई खड़ी थी, कमजोर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली क्रोधित आत्मा के रूप में। मैंने तुमसे प्यार किया राघव, लेकिन तुम मुझे धीरे धीरे जहर देते रहे। परछाई की आवाज गूंजी, लेकिन अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मौत दूंगी। उस आत्मा ने एक काली ऊर्जा का गोला बनाया और उसे राघव की तरफ फेंक दिया। राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर भीतर से जल रहा था। उसकी दर्दनाक चीख जंगल की चुप्पी को चीरती चली गई। झोंपड़ी के अंदर दिए बुझ गए और चारों ओर घने अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं बचा। अगले दिन, अगली सुबह जंगल में सब कुछ शांत था। झोंपड़ी वहीं थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जंगल के जिस कोने में राघव ने पिछली रात खुदाई की थी, वहां फिर से ताजी मिट्टी खुदी हुई थी। उस आत्मा ने उसे बिना किसी निशान के ठीक उसी जगह पर राघव की लाश को गाड़ दिया था जहां उसने अपनी पत्नी को गाड़ा था। किसी को कभी पता नहीं चला कि राघव कहां गायब हो गया। लेकिन उस दिवाली की रात के बाद जंगल के किनारे रहने वाले लोग अक्सर शिकायत करते थे कि अमावस्या की रात को एक कार के रेडियो से एक महिला की संतुष्ट गहरी हंसी की आवाजें आती हैं। शहर की भागम भाग से दूर जंगल के बीचों बीच बने एक 2 कमरे की सरकारी बिल्डिंग में एक तकरीबन 50 साल का आदमी लकड़ी के स्टूल पर बैठा हुआ था। कमरे में बस नाम की ही रोशनी थी, जिसमें बमुश्किल उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा था। उसकी आंखों के चारों ओर गहरे काले गड्ढे नजर आ रहे थे। शरीर पर नीले रंग की सरकारी वर्दी और होठों के बीच एक बीड़ी दबी हुई थी। शून्य की ओर ताकते हुए वो लगातार बीड़ी के कश ले रहा था। अचानक ही उस वीरान पड़े कमरे में एक हलचल हुई और एक 22-25 साल का नौजवान धीरज कमरे में दाखिल हुआ। नमस्ते। मैं धीरज हूँ। सफाई के लिए मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है। जगह तो बहुत ही खराब हालत में है। पहले कोई सफाई वाला था ही नहीं क्या? ओए, यहाँ किसी सफाई वाले की जरूरत नहीं है, समझा? निकल जा यहाँ से। इस मुर्दा घर का चौकीदार भी मैं सफाई वाला भी मैं। तुझे किसने बोला यहाँ आने को? जी किसी ने नहीं बोला। मेरी नई जॉब लगी है, पहली पोस्टिंग यहाँ मिली। सरकार को इस मुर्दा घर की कब याद आती है? महीनों तक इन लाशों की सुध नहीं लेते। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है। आप कैसे रहते हो इस माहौल में? तुझे भी आदत पड़ जाएगी। बीड़ी पिएगा? नहीं भाई, मैं बीड़ी नहीं पीता। धीरज ने जैसे ही मना किया, धीरज की बात सुनकर रामलाल ने उसकी ओर देखा, फीकी सी मुस्कान दी और फिर से बीड़ी के कश लेने लगा। ये जगह कुछ अजीब सी थी। हर तरफ दुर्गंध और गंदगी फैली हुई थी।
उस मुर्दा घर से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि धीरज के लिए वहां रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सांस भी अटक अटक कर आ रही हो। लेकिन उसका काम था इस मुर्दा घर की सफाई करना, इसलिए नाक पर रुमाल बांधकर वो अंदर वाले कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हो गया। ये एक अंधेरा और ठंडा कमरा था। लाशों को सड़ने से बचाने के लिए वहां ठंडक रखी गई थी। अंदर स्टील के दराजों में डेड बॉडीज रखी हुई थी। जैसे ही धीरज ने कमरे में कदम रखा, दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। धीरज का रोम रोम डर से कांपने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो इस अंधेरे कमरे में दराजों में बंद लाशें अभी उठ खड़ी होंगी और उसके सामने आ जाएंगी। खुद को संभालते हुए धीरज ने जल्दी जल्दी फर्श पर पोछा मारा और बाहर जाने लगा। लेकिन जब उसने वहां लगे लोहे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। डर के मारे धीरज पसीने से तरबतर हो गया। सूखते हलक से वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा, मगर जंग लगा वो दरवाजा मानो अपनी जगह पर जम सा गया था। काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद वो थक कर वहीं बैठ गया। तभी अचानक उसे अंधेरे में किसी के जूतों की चरमराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। ये अंधेरा सुनसान मुर्दों से भरा कमरा था। ऐसे कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनकर धीरज की रूह कांप उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हिम्मत करके उसने हाथ में पकड़ी टॉर्च ऑन की और चारों ओर रोशनी घुमाई। कमरे में कोई नहीं था और वो जूतों की आवाज भी अचानक बंद हो गई। धीरज ने गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही टॉर्च बंद की, ऊपर की दराज में से एक लाश धम से उसके सामने आ गिरी। धीरज के मुंह से जोरदार चीख निकली और वो बुरी तरह कांपने लगा। कांपते हाथों से उसने टॉर्च उस लाश पर डाली तो सामने का नजारा देख उसके होश उड़ गए। लाश की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी जंगली जानवर ने उसे नोच खाया हो। सामने का दृश्य देखकर धीरज का सर चकरा गया। अब एक पल भी उस मुर्दा घर में ठहरना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए पूरी ताकत से वो चिल्लाया, रामलाल भैया, बचा लो मुझे। रामलाल का नाम लेते ही कुछ देर बाद दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। धीरज हांफता हुआ बाहर निकलता है। भैया, ये कैसी जगह है? अभी अभी मैंने देखा अंदर एक लाश थी और उस लाश को किसी जानवर ने नोच रखा था। ओए, दिमाग मत खराब कर। ये मुर्दा घर है, जंगल नहीं। यहां लाश को कौन खा जाएगा? तू ज्यादा दिमाग मत दौड़ा। और सुन, आगे से सफाई करने के लिए उधर मत जाना। भैया, मेरी बात मान लो, मैं सच बोल रहा हूं। आप खुद देख लो अंदर जाकर। इतना कहकर धीरज जैसे ही टॉर्च उस लाश की ओर करता है तो देखता है वहां ना कोई लाश है, ना खून का कोई दाग धब्बा। होता है, नए नए होना भी, इसलिए कह रहा हूं, दूर ही रहा कर। धीरज बाहर आ गया था, लेकिन अब उसके मन में डर बैठ गया था, इसलिए अब हर छोटी आहट पर उसका दिल धक धक करने लगता। मुर्दा घर का चौकीदार रामलाल पूरा दिन दीवार से सिर टिकाए एक के बाद दूसरी बीड़ी पीता रहता था। ना वो कोई बात करता, ना ही कुछ खाता पीता। धीरज को यहाँ आए 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन ये 4 दिन उसके लिए मानो 4 साल की तरह लग रहे थे। भैया, कुछ खाओगे? मैं खाना लाया था। धीरज की बात सुनकर रामलाल ने एक नजर उसकी ओर देखा और फिर से बीड़ी के कश लेने लगा। धीरज ने गौर से रामलाल के चेहरे की ओर देखा। वो बीड़ी पीते हुए धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था, जो धीरज की समझ के बाहर था। धीरज चाहकर भी रामलाल को समझ नहीं पा रहा था। कैसे कोई आदमी पूरा दिन बिना खाए पिए, बिना एक भी शब्द बोले, सिर्फ बीड़ी पीते हुए बिता सकता है? क्या रामलाल लाशों के बीच रहते रहते खुद भी एक जिंदा लाश बन गया है, या उसका कोई डरावना अतीत है जिसने उसे ऐसा संवेदनहीन बना दिया? धीरज अक्सर रामलाल को देखकर तरह तरह की बातें सोचता, लेकिन रामलाल वो उसकी तरफ नजर तक उठाकर न देखता।
शाम को 6 बजे। मैं घर जा रहा हूँ। आप रात में भी यही रहते हैं क्या? मेरा मतलब है, मैंने कभी आपको कहीं जाते नहीं देखा। तुम जाओ, अंधेरा होने वाला है। धीरज अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल गया था। तभी उसे गांव का मुखिया नजर आता है। नए आए हो क्या इस गांव में? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। वो मैं कब्रिस्तान के पास वाले मुर्दा घर में काम करता हूँ। जी हाँ, गांव में नया आया हूँ। क्या? मेरी सलाह मानो, छोड़ दो वहां का काम, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है। वहां काम करने वाले लोग हफ्ते 10 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाते। नौकरी छोड़कर कहीं भाग जाते हैं, किसी को पता नहीं लगता। और वैसे भी वो लावारिस मुर्दा घर है, कोई सुध लेने नहीं आता उन लाशों की, सड़ती रहती हैं वहीं। अगर कोई बीमारी लग गई तो जवानी में ही जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, मैं अकेला नहीं हूँ, वहाँ चौकीदार काका भी तो है ना। और ये नौकरी मेरी जरूरत और मजबूरी दोनों है, मैं नौकरी तो नहीं छोड़ सकता। अगले दिन सुबह जब धीरज मुर्दा घर पहुंचा तो देखा रामलाल अभी भी अपने स्टूल पर बैठा बीड़ी पी रहा था। मुर्दा घर में ऐसा कोई काम तो था नहीं, इसीलिए धीरज के लिए पूरा दिन बिताना बहुत कठिन हो जाता था। रामलाल भी जैसे किसी और ही दुनिया में खोया रहता था। धीरज के बात करने पर भी वो उसकी बातों का जवाब ना के बराबर ही देता था, जिसके कारण धीरज ने अब उससे कुछ भी कहना बंद कर दिया था। लेकिन उसने महसूस किया था वो अकेले में हर समय कुछ बड़बड़ाता रहता है। धीरज ने रामलाल की तरफ देखा और धीरे से कहा कि वो थोड़ी देर में खाना खाकर वापस आ जाएगा। रामलाल ने बिना कुछ बोले बस गर्दन हिलाकर हामी भर दी। धीरज वहां से गांव की तरफ निकल गया था। 2 घंटे बाद जब वो लौटा तो देखा आज रामलाल अपनी जगह पर नहीं था। ये रामलाल काका कहाँ गए? धीरज दबे पांव अंदर लाश वाले कमरे के दरवाजे तक गया। वहां से आ रही आवाजें सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अंदर से रामलाल के किसी के साथ जोर जोर से बातें करने और हंसने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई रामलाल का जानने वाला अंदर बैठा है, जिसके साथ वो दिल खोल कर बातें कर रहा है। धीरज ने दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखा। रामलाल एक लाश के पास बैठा बातें कर रहा था। धीरज अब पसीने से लथपथ हो चुका था। तेज कदमों से वो वापस बाहर वाले कमरे में आता है और धम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। उस रोज धीरज के लिए शाम तक वहां रुक पाना बहुत कठिन हो रहा था। शाम को 5 बजे ही वो घर के लिए निकल गया था। धीरज घर तो लौट आया था, लेकिन जो कुछ भी आज उसने अपनी आंखों से देखा था वो रह रहकर उसकी नजरों के सामने आ रहा था। पहले वो अधखाई लाश का उसके सामने आना और फिर अचानक गायब हो जाना, फिर रामलाल का इस तरह अपनी दुनिया में खोया रहना। मुखिया की बात कि लोग मुर्दा घर से अचानक गायब हो जाते हैं, और अब रामलाल को लाशों से बातें करते देखना। सैकड़ों सवाल धीरज के दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थे। धीरज इतना तो समझ ही चुका था कि इस मुर्दा घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका राज रामलाल बहुत अच्छी तरह से जानता है। देर रात तक धीरज किसी पहेली में उलझा रहता है और फिर अचानक अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है। बस बहुत डर लिया मैंने। अब उस रामलाल को बताना ही होगा कि इस मुर्दा घर में आखिर चल क्या रहा है। आखिर किसी को तो आंखों में आंखें डालकर सवाल जवाब करना ही होगा ना। ऐसे नजरें फेरकर वो इन सवालों से बच नहीं सकता। धीरज का खून खौल रहा था। उसने अपनी बाइक उठाई और तेज रफ्तार से भगाते हुए मुर्दा घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर धीरज ने देखा कि आमतौर पर मुर्दा घर में धीमी धीमी से जलने वाली ट्यूबलाइट भी इस समय बंद थी। पूरे मुर्दा घर में सन्नाटा छाया हुआ था। धीरज ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो देखा रामलाल का कहीं कोई आता पता नहीं था। बाहर वाला कमरा पूरी तरह से खाली था। तभी उसकी नजर मुर्दा घर की एंट्री रजिस्टर की ओर गई। उसने रजिस्टर खोला तो पाया मुर्दा घर के अंदर सिर्फ 3 लाशों की एंट्री है। रजिस्टर देखकर धीरज का दिमाग अब और भी ज्यादा चकराने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो इस मुर्दा घर में सिर्फ 3 लाशें हैं, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से अंदर 6 दराज लाशों से भरे हुए देखे हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ 3 लाशों की ही एंट्री हुई है तो ये बाकी की 3 लाशें किसकी हैं? धीरज के सामने एक के बाद एक नए प्रश्न इकट्ठे होते जा रहे थे, जिनका जवाब बस एक इंसान के पास था, और वो था
रामलाल। धीरज ने लाश रखने वाला फ्रीजर रूम का दरवाजा खोला और दंदनाते हुए अंदर दाखिल हो गया। अंधेरे में उसे एक इंसान जमीन पर बैठा नजर आया। धीरज ने टॉर्च जलाकर रोशनी की तो जो सामने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। रामलाल जमीन पर रखी हुई एक लाश को किसी जानवर की तरह नोच नोच कर खा रहा था। उसके नाखून और जबड़े में इंसानी मांस के टुकड़े लगे थे और पूरा मुंह खून से लथपथ था। धीरज को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी शिकारी जानवर को देख लिया हो। धीरज को वहां आया देख रामलाल गुस्से में उसकी तरफ मुड़कर देखता है और फिर किसी नरभक्षी जानवर की तरह डरावने उसकी ओर बढ़ने लगता है। धीरज रामलाल से बचने की कोशिश में एक अलमारी से जा टकराता है और तभी उस दराज में रखी लाश बाहर निकल आती है। लेकिन इस बार लाश का चेहरा देखकर धीरज के होश उड़ गए थे। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि रामलाल की ही थी। उसकी बंद आंखें, खुले सफेद होंठ और फटा हुआ माथा उसे बहुत डरावना दिखा रहा था। इसका मतलब रामलाल, जिस रामलाल के साथ मैं इतने दिन से रह रहा हूं, वो एक मुर्दा था। ये बात मन में आते ही धीरज को जोरदार चक्कर आया और वो वहीं गिर पड़ा। अगले दिन सुबह धीरज ने आम दिन की तरह मुर्दा घर में झाड़ू लगाई और फिर जाकर रामलाल के स्टूल पर बैठ गया। उसके चेहरे पर आज एक अलग सा सन्नाटा था। आंखें बिल्कुल शांत, निर्जीव, पत्थर जैसी। स्टूल पर बैठा वो एक के बाद एक बीड़ी के कश लेने लगा। कुछ दिन बाद कोई है? मैं इधर का नया सफाई वाला। राजेश की आवाज सुनकर अंदर एक लाश को खा रहे धीरज ने अपना चेहरा साफ किया और फिर किसी जिंदा लाश की तरह आकर अपने स्टूल पर बैठ गया। ये बदबू कैसी आ रही है? इधर कोई साफ सफाई नहीं करता क्या? धीरे धीरे पता लग जाएगा। धीरज अपने नाखूनों में लगे मांस को मुंह में डालकर डरावनी तरीके से मुस्कुराता है।